ये है जोलो। जोलो दुनिया का मोस्ट वांटेड पर्सन है क्योंकि इसने स्कैम किया था 4.5 बिलियन डॉलर का। और ये हिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कैम था जिसने एंटायर कंट्री को कंगाल करके रख दिया। और ये उसने कोई एसेट या कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, बल्कि उसके पास ये हार्ड कैश की शेप में था और वो इसको एंजॉय और स्पेंड कर सकता है कहीं पर भी। जो लोगों की रेपुटेशन थी एक ऐसे बिलियनर के तौर पे जो कि अपनी रातें स्पेंड करता है कैसीनोज और नाइट क्लब्स में और हजारों लाखों डॉलर उड़ा देता था सिर्फ ड्रिंक्स पर और लड़कियों के साथ। इवन उसके पास है प्राइवेट जेट और जिसके हैं बहुत बड़े बड़े महल और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी किस्म की लाइफ गुजार रहा हो। लेकिन हकीकत में वो एक छोटे से आइलैंड मलेशिया में पैदा हुआ था। और फिर उसकी कैसे फ्रेंडशिप हुई हॉलीवुड स्टार के साथ, सुपर मॉडल्स के साथ, कैसे वो फिरता नजर आता था और कैसे वो बिलियनियर बन गया। तो देखते हैं एक इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ जोलो। ये लेजेंड एक छोटे से आइसलैंड पैंग जो कि मलेशिया के एक छोटा सा गांव था वहां पैदा हुआ और उसके बाद उसकी फैमिली ने उसे भेज दिया इंग्लैंड में पढ़ने के लिए। ये इंग्लैंड का वो स्कूल था जो कि नहायत ही बोरिंग कहलाता था, लेकिन यहाँ पर आते थे वो 1998 में हॉरो स्कूल में उसका नया जर्नी शुरू हुआ जहाँ पर मिलियनियर्स के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन उनकी दोस्तियां होती थी बिलियनियर्स के साथ। यहाँ पर जोलो ने अपने आप को बिलियनियर शो किया और एक समर वेकेशन में उसने अपने तमाम दोस्तों को, क्लास फेलोज को बुलाया मलेशिया में और हायर की एक रेंट के ऊपर 160 फुट की लग्जरी यार्ड। और इस शिप के अंदर उसने अपनी तमाम फैमिली और फ्रेंड्स की फोटोज लगा दी और दिखाया कि मैं किसी रॉयल फैमिली से, सुपर रिच फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। उसके बाद उसने लेटर लिखा नाइट क्लब को जो कि वेस्ट एंड में था और उसने अपने लिए बुकिंग करवा ली पूरी रात के लिए नाइट क्लब की, जिससे ये साबित हुआ कि उसका ये लेटर पूरी तरीके से काम कर गया। यहाँ पर उसने एक लेसन तो सीख लिया कि हमेशा ही पावर और प्रेस्टेज जो नजर आती है वही आपके दरवाजे पर अपॉर्चुनिटी खोल सकती है और आप कोई भी बंद दरवाजा अपने लिए बड़ी आसानी से खुलवा सकते हैं। जिसके बाद वो अमेरिका चला गया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए और यहाँ पर उसने अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बना लिया। और उसकी आहिस्ता आहिस्ता ये अपीयरेंस बढ़ती गई जब वो यूनिवर्सिटी में चला गया अमेरिका में। वाटसन यूनिवर्सिटी के न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल पढ़ के सबको यही बताया करता था कि वो ये आर्टिकल खुद एनालिसिस करके लिखता है। यूनिवर्सिटी में वो कन्वर्टेबल बेहतरीन BMW कार में आया करता था और खुद को प्रिंस तो जाहिर किया हुआ ही था। यूनिवर्सिटी में जाते ही पहला काम तो उसने स्क्रूटनिंग की उन तमाम लोगों की जिनसे रखनी थी उसने दोस्ती, जो कि थे वेल्थिएस्ट स्टूडेंट। और इसके बाद तो उसने अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि ये सब कुछ तो वो लेता था इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तमाम रिचेस्ट फ्रेंड को उसने बुलाया अपनी लग्जरी बर्थडे पार्टी में और कार्ड्स सेंड किए जिनके ऊपर बेहतरीन किस्म के फॉन्ट और बहुत ज़्यादा तारीफें की गई थी इन तमाम लोगों की। क्योंकि ताल्लुकात बनाने की सलाहियत और दोस्ती करने की सलाहियत उसको फाइनेंशियली बहुत बड़ा पे बैक करने वाली थी। अब वो सिर्फ शहजादा नहीं रहा था बल्कि बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडर भी मशहूर हो चुका था और जो लोग के तमाम झूठ को बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा कनेक्शन वाला बंदा शो कर रहे थे और उसके ताल्लुकात बन चुके थे तमाम रिचेस्ट और इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के साथ। उसका कहना था जो आप हैं वो लोग नहीं जानते हैं और जो आप दिखा रहे हैं वही लोग जानते हैं। अब वक्त आ चुका था कि जो की दोस्तियां और तमाम कनेक्शन किसी भी रिजल्ट की तरफ लेके जाएं और जो अपने मकासद में कामयाब हो जाए, जिसकी वजह से वो मिडल ईस्ट के टूर पे गया अपने तमाम दोस्तों के साथ। और वहां पर अबू धाबी में उसको मालूम हुआ एक अबू धाबी सॉल्वेज वेलफेयर फंड। अबू धाबी सॉल्वेज वेलफेयर, आप जानते हैं कि अबू धाबी सॉल्वेज वेलफेयर फंड क्या होता है। ये एक ऐसा बड़ा पूल होता है जहाँ पे गवर्नमेंट की निगरानी में रखे जाते हैं तमाम कौम के पैसे और यहाँ से इन्वेस्ट किए जाते हैं मुख्तलिफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और गुडविल बनाने के लिए अबू धाबी की, क्योंकि ऑयल की कमाई से कमाया गया तमाम पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं किया जाता। इसी बात को रियलाइज करते हुए उसने का मालूम होते ही उसने एक बहुत बड़ी डील करने का सोचा और प्रोजेक्ट बनाया मलेशिया में एक न्यू कंपनी और बहुत बड़े टावर्स में ऑफिस बनाया। और ये सब कुछ था आर्टिफिशियल, लेकिन इसके पास इसके पैसे तो नहीं थे। उसने लोन अरेंज किया बैंक से और फिर उसके बाद अपनी नेटवर्किंग को काम में लेके आया और तमाम दोस्तों के साथ मिल के उसने एक बहुत ही बड़ा इमेज क्रिएट किया, जिसके बाद मिडल ईस्ट के इन्वेस्टर्स ने वहां पर विजिट किया। जो लोग के बहुत ही करीबी फ्रेंड थे जो कि हॉरो स्कूल से उनके साथ थे, रजा अजीज,
ये सौतेले बेटे थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया के, जिनका विजन था कि मलेशिया को भी सिंगापुर की तरह तरक्की दिलवानी है और इसीलिए वो मिडल ईस्ट के साथ कोई कनेक्शन बनाना चाहते थे। और यहाँ पर काम आए चोलो के तमाम कनेक्शंस, जिन्होंने डील करवा दी मिडल ईस्ट के तमाम इन्वेस्टर्स के साथ मलेशिया की, और जिसके बाद वो और अजीम पॉलिटिशियन बन गए जिनके कनेक्शंस और तरक्की हो सकती है मलेशिया के लिए, जिसके रिजल्ट में वो इलेक्शन जीत गए और बन गए मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर 2009 में। अब जोलो के पास पूरा मौका था कि वो अपने इन कनेक्शंस को और ज़्यादा काम मिला था, जिसके बाद उसने उनकी मिसेज, उनके बच्चों और सबका और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने सजेशन दी कि हमें भी एक मिडल ईस्ट की तरह का सॉलिड वेलफेयर फंड बनाना चाहिए जो कि काम आएगा तमाम ग्रीन एनर्जी और बहुत सारी और क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस के लिए, जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड मलेशिया डेवलपमेंट फॉर एड्स। और उसके बाद मलेशिया प्राइम मिनिस्टर थे जो के पूरे हाथ में, क्योंकि जो वो चाहता था, जैसे चाहता था वैसे ही ये इस्तेमाल हो रहे थे। इसके बाद जोलो ने सजेशन दी कि हमें इस फंड को यूज़ करना चाहिए अपने तमाम उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर हमें इलेक्शन में आसानी हो और हमें अपने वोटर्स की सपोर्ट मिले। वन मलेशियन डेवलपमेंट फंड जो कि असल में गवर्नमेंट का फंड था, लेकिन इसके एडवाइज़र बने जोलो, और जोलो असल में इसके ऑनर थे क्योंकि उन्होंने तमाम अपने एम्प्लॉयज़ खुद हायर किए जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते थे। और कंपनी ने पहला प्रोजेक्ट की डील की ऑयल कंपनी पेट्रोस सऊदी अरब के साथ, जिसमें $1 बिलियन इन्वेस्ट करने थे, और लेकिन हकीकत में सिर्फ $300 मिलियन ही इस कंपनी में ट्रांसफ़र किए गए और $700 मिलियन गए स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक अकाउंट गुडविल कंपनी में। और गुडविल कंपनी किसकी थी किसी को भी नहीं मालूम था, क्योंकि ये थे शेयर्स, और उन्होंने ये जाहिर किया था कि ये है उसी कंपनी के अकाउंट, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में हर बड़ी कंपनी का अकाउंट होता ही होता है। और यहाँ पर था ये असल में जोलो का अपना ज़ाती अकाउंट, लेकिन जाहिर किया गया था कि ये एक इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर का अकाउंट है जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में बैंक ट्रांसफ़र किया गया है। $700 मिलियन से आप किसी को भी ख़रीद सकते हैं, और जोलो ने ये यूज़ किया पैसा तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, और साथ साथ अपनी इस लग्जरी लाइफस्टाइल को और ज़्यादा एंजॉय करना शुरू कर दिया। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही एक छोटी सी तहकीक के मुताबिक जोलो और उसके फ्रेंड ने $85 मिलियन उड़ा दिए। और ये कैसे उड़ाए? प्राइवेट जेट्स, अल्कोहल, गैम्बलिंग, नाइट क्लब्स, बहुत सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ एंजॉय करते हुए। वो किसी को डरता नहीं था पैसे देते हुए, $1 लाख तक भी एक नाइट के स्टे के लिए दे देता था हॉलीवुड की फेमस तरीन सेलिब्रिटीज़ को अपने साथ एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर उसकी मुलाकात हुई लॉस वेगास के एक होटल में लियोनार्डो डिकैप्रियो से। लियोनार्डो डिकैप्रियो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और उसके साथ हो गई उनकी बहुत ही अच्छी दोस्ती। बहुत सारे फंक्शंस में वो लोग इकट्ठे ही पाए जाते थे। लियोनार्डो डिकैप्रियो की एक मूवी थी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जिसके लिए उसको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी $100 मिलियन की, जो ने साइलेंस तरीके से कर दी। और जिसके बाद लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उनका शुक्रिया अदा किया जब उन्होंने ऑस्कर अवार्ड विन किया। लेकिन अब तो $700 मिलियन ऑलमोस्ट हो गए थे फिनिश, और जिसके बाद जो को जाना पड़ा अपने दूसरे फ्रॉड की जानिब। जोलो के बेहतरीन ताल्लुकात थे टिम लेसेंसर से, जो कि हेड थे गोल्डमैन सचेस एशिया डिवीजन के, और जोलो ने उनके साथ मीटिंग की जो कि प्राइवेट जेट में थी, और जिसके बाद 7 स्टार लग्जरी में जाके डील डन की गई अबू धाबी में, जहां पर उन्होंने बताया कि हमारा प्लान है कि हम $1 बिलियन के बॉन्ड जनरेट करना चाहते हैं, और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी अनटिल हमारे साथ गोल्डमैन नहीं अटैच होगा। लेकिन फिर भी गोल्डमैन की तरफ से आर्ग्यू किया गया, जिसके बाद अबू धाबी ने साथ कोलैबोरेशन की और अबू धाबी सॉल्वेज वेलफेयर और $70 बिलियन दिए गए अबू धाबी सॉल्वेज फंड की तरफ। इन तीनों की क्रेडिबिलिटी बहुत ही अच्छी हो गई, जिसके बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई बॉन्ड्स के अंदर, और मलेशियन गवर्नमेंट ने $3.5 बिलियन रिलीज़ किए, और जिसमें से $1.4 बिलियन उसी स्विट्ज़रलैंड के अकाउंट में चले गए। लेकिन 2013 में मलेशियन गवर्नमेंट ने $3 बिलियन के मोर बॉन्ड्स गोल्डमैन सचेस को दिए, जिसके बाद 600 मिलियन गोल्डमैन ने अपना एज ए फीस रख ली। लेकिन इस सारे मामले में मलेशिया की पब्लिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रही थी नजीब प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन वो भी ज़्यादा क्यूरीज इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स मिल रहे थे इसी फंड के ज़रिए। लेकिन ये सब कुछ कितनी देर चल सकता था?
जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर नजीब हो गए एक्सपोज और उनसे मुतालबा किया जाने का लगा रिजाइन करने का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब जनरल इलेक्शंस हुए तो नजीब और उनकी पार्टी 60 सालों में पहली दफ़ा इलेक्शन हार गई, जिसके बाद न्यू गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ इंक्वायरी ओपन की और 500 मिलियन के गिफ्ट और मुख्तलिफ, और इसी वजह से उनको दे दी गई जेल की सज़ा। और जो लोग उसके बाद से हो गए हैं गायब और मोस्ट वांटेड पर्सन हैं अभी भी इस दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड के लिए।